दोस्तों, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां रूही के फोन पर एक अनजान नंबर से आया वह वीडियो उसकी जिंदगी को हिलाकर रख देता है। जैसे ही वह वीडियो खोलती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उस वीडियो में उसका एक बेहद निजी पल रिकॉर्ड होता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में डर साफ दिखता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, अगर यह वीडियो वायरल हो गया तो उसके परिवार की इज्जत, उसकी पहचान, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। वह खुद को कमरे में बंद कर लेती है, बार बार फोन को देखती है और सोचती है कि आखिर किसने यह गंदा खेल खेला है। इसी बीच इशिता को जब सच्चाई का पता चलता है तो वह रूही को गले लगाकर वादा करती है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब सोहेल अचानक सामने आता है। सोहेल गुस्से में कहता है कि वह उस ब्लैकमेलर से बात कर चुका है। रूही घबराकर कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने खुद मुसीबत को न्योता दिया है। लेकिन सोहेल का जवाब साफ होता है, हमारे पास पैसे हैं, बस वह वीडियो डिलीट कर दे। दोनों तय जगह पर पहुंचते हैं। अंधेरा है, सुनसान जगह है और हवा में अजीब सा डर तैर रहा है। तभी वह ब्लैकमेलर सामने आता है। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान होती है। वह कहता है, क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि पैसे लेकर वीडियो डिलीट कर दूं? अचानक वह रूही को जोर से धक्का देता है। रूही जमीन पर गिर जाती है। उसकी चीख निकलती है, सोहेल, उसे पकड़ो, उसी के पास वीडियो है। सोहेल गुस्से में ब्लैकमेलर के पीछे भागता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। धक्का मुक्की, मारपीट, हालात बेकाबू हो जाते हैं। तभी ब्लैकमेलर अपनी बंदूक निकाल लेता है। माहौल अचानक और खतरनाक हो जाता है। लेकिन अगले ही पल सोहेल किसी तरह बंदूक छीन लेता है। दोनों एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े होते हैं। हवा जैसे थम जाती है और तभी गोली चलती है। गोली की आवाज सुनसान जगह में गूंज उठती है। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सोहेल के हाथ कांप रहे हैं। बंदूक उसके हाथ से गिर जाती है। रूही धीरे धीरे उठती है और कांपती आवाज में कहती है, वह वह मर गया, तुमने उसे मार दिया। सोहेल खुद भी सदमे में है, लेकिन वह रूही को चुप कराता है। चिल्लाओ मत, यह हत्या नहीं है, गलती से गोली चली है, यह उसकी ही बंदूक थी। वह जल्दी जल्दी बंदूक उठाकर उस पर से अपने उंगलियों के निशान मिटा देता है और उसे दूर फेंक देता है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं, माथे पर पसीना है। रूही रोने लगती है, अगर पुलिस को पता चल गया तो? सोहेल रूही का फोन लेता है और कहता है, इस फोन में एमएमएस है, अब यह हमारे पास रहेगा। अब कोई तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करेगा। लेकिन क्या सच में मामला खत्म हो गया है, या यह तो बस एक नई मुसीबत की शुरुआत है? दोनों डर और घबराहट में वहां से भाग जाते हैं, बिना यह जाने कि कोई उन्हें देख चुका है। यहां से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि सच छुपाना जितना आसान लगता है, उतना होता नहीं। और अब इस एक गोली की आवाज बहुत दूर तक गूंजने वाली है। दोस्तों, जिस जगह से रूही और सोहेल घबराकर भागे थे, वहीं कुछ ही देर बाद दो और गाड़ियां आकर रुकती हैं। एक में रमन और रोमी हैं और दूसरी में पुलिस की जीप। लेकिन रमन और रोमी को अब भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि वहां उनका सामना किस सच्चाई से होने वाला है। रमन की आंखों में गुस्सा भी है और चिंता भी। वह रोमी से कहता है, सावधान रहना, यह वही जगह है जहां से उस नंबर की आखिरी लोकेशन मिली थी। रोमी सिर हिलाता है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, हवा भी जैसे थम सी गई है।
तभी रमन की नजर जमीन पर पड़े एक शरीर पर पड़ती है। वह अचानक रुक जाता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। रोमी, इधर आओ। रमन धीमी लेकिन भारी आवाज में कहता है। रोमी पास आता है और जैसे ही लाश को देखता है, उसकी सांस अटक जाती है। रमन झुककर उसकी नब्ज चेक करता है। कुछ पल रुकता है, फिर गंभीर आवाज में कहता है, यह मर चुका है। रोमी घबरा जाता है। क्या यही रूही का ब्लैकमेलर है? रमन ध्यान से उसके चेहरे को देखता है। उसे याद आता है कि सीसीटीवी फुटेज में जो आदमी दिखा था, उसके बाएं हाथ पर एक खास टैटू था। वह जल्दी से उस आदमी का हाथ पलटकर देखता है, लेकिन वहां कोई टैटू नहीं है। कुछ गड़बड़ है, रमन बुदबुदाता है। इतने में पुलिस की जीप आकर रुकती है। इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल उतरते हैं। इंस्पेक्टर तेज आवाज में कहता है, पीछे हटिए, कोई भी सबूत से छेड़छाड़ मत कीजिए। रमन खड़ा हो जाता है और शांत लेकिन सख्त लहजे में कहता है, इंस्पेक्टर, हमने इसे नहीं मारा। हम तो यहां रूही के ब्लैकमेलर को पकड़ने आए थे। इंस्पेक्टर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे पता है मिस्टर रमन, मैं आपका पीछा कर रहा था। जब आपने नंबर ट्रेस किया, हमने भी अपने तरीके से लोकेशन निकाली थी। रोमी तुरंत बोल पड़ता है, हमने सॉफ्टवेयर की मदद से नंबर ट्रैक किया था, लेकिन जब हम पहुंचे तो यह पहले से मरा पड़ा था। इंस्पेक्टर इशारा करता है और कांस्टेबल आसपास की जांच शुरू कर देते हैं। जमीन पर पड़े खोखे को उठाया जाता है। थोड़ी दूर एक बंदूक भी मिलती है। इंस्पेक्टर बंदूक को दस्ताने पहनकर उठाता है और कहता है, गोली इसी से चली है। रोमी अचानक असहज हो जाता है। वह कहता है, मेरे पास भी लाइसेंसी बंदूक है, लेकिन वह मेरे घर पर है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर उसकी आंखों में देखता है। मैं जानता हूं कि आप सीधे इंसान हैं, लेकिन मामला गंभीर है। किसी ने गोली चलाई है और वह कोई तीसरा शख्स भी हो सकता है। रमन फिर से उस लाश को देखता है। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं। अगर यह असली ब्लैकमेलर नहीं है, तो फिर वह कौन है? और असली गुनहगार कहां है? इंस्पेक्टर पूछता है, क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? रमन सिर हिलाता है, नहीं, लेकिन सीसीटीवी में जो आदमी दिखा था, उसके हाथ पर टैटू था। इस आदमी के हाथ पर कोई टैटू नहीं है। इंस्पेक्टर चौकन्ना हो जाता है। मतलब, यह सिर्फ मोहरा हो सकता है। असली ब्लैकमेलर अभी भी बाहर है। कांस्टेबल आकर रिपोर्ट देता है, सर, यहां कोई मोबाइल फोन नहीं मिला। रमन और रोमी एक दूसरे को देखते हैं। रोमी धीरे से कहता है, लेकिन ब्लैकमेलर के पास फोन जरूर होगा। उसी में वीडियो था। इंस्पेक्टर गंभीर स्वर में कहता है, अगर फोन गायब है तो साफ है कि कोई यहां से सबूत लेकर जा चुका है। इसका मतलब है कि हत्या के वक्त कोई और भी मौजूद था। रमन के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। उसे रूही का डरा हुआ चेहरा याद आता है। वह सोचता है, कहीं रूही तो यहां नहीं आई थी? क्या वह किसी मुसीबत में है? इंस्पेक्टर आदेश देता है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हमें रिपोर्ट से पता चलेगा कि गोली कितनी दूरी से चलाई गई, किस समय मौत हुई, और शायद हमें उस तीसरे शख्स तक पहुंचने का सुराग मिल जाए। जैसे ही पुलिस वहां से सबूत इकट्ठा करने लगती है, कैमरा धीरे धीरे रमन के चेहरे पर फोकस करता है। उसकी आंखों में बेचैनी है। उसे लग रहा है कि यह मामला जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। उधर दूसरी तरफ रूही अपने कमरे में बैठी कांप रही है। उसके कानों में अब भी गोली की आवाज गूंज रही है। सोहेल उसे भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है, सब ठीक हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन क्या सच में सब ठीक होगा? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट
सच्चाई उजागर कर देगी। और अगर पुलिस को पता चल गया कि गोली गलती से नहीं बल्कि किसी और वजह से चली थी, तो क्या होगा? दोस्तों, सस्पेंस अब और गहरा हो चुका है। एक लाश, गायब मोबाइल और टैटू वाला रहस्यमयी शख्स। कहानी अब खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अगर आप तैयार हैं, तो अगले भाग में हम देखेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या राज खोलेगी और किस पर सबसे पहले शक की सुई जाएगी। दोस्तों, रात बीत चुकी है, लेकिन किसी की भी आंखों में नींद नहीं है। एक तरफ पुलिस थाने में फाइलें खुल रही हैं, दूसरी तरफ घर में बैठे लोग अपने अपने डर से जूझ रहे हैं। सुबह होते ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की खबर पूरे मामले को और गंभीर बना देती है। इंस्पेक्टर अपने केबिन में बैठा रिपोर्ट पढ़ रहा है। उसके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे हैं कि मामला साधारण नहीं है। रिपोर्ट में लिखा है, गोली बहुत नजदीक से चलाई गई थी, मौत तुरंत हुई, और सबसे चौंकाने वाली बात, गोली चलने से पहले उस आदमी के साथ हाथापाई हुई थी। उसके नाखूनों में किसी और की त्वचा के निशान मिले हैं। इसका मतलब साफ है, वहां संघर्ष हुआ था, और संघर्ष अकेले उस मरे हुए आदमी ने नहीं किया। इंस्पेक्टर गहरी सांस लेता है और कहता है, यह साफ है, यह कोई साधारण लूट या झगड़े का मामला नहीं है। यहां कोई राज छुपाया जा रहा है। उधर रमन बेचैनी में बार बार फोन देख रहा है। उसे डर है कि कहीं यह मामला रूही तक न पहुंच जाए। वह रोमी से कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। फोन गायब है, टैटू वाला आदमी नहीं मिला, और गोली बहुत करीब से चली है। इसका मतलब जिसने गोली चलाई वह डर में था या गुस्से में। रोमी सोच में पड़ जाता है। भाई, अगर कोई तीसरा वहां था तो वह कौन हो सकता है, और वह फोन लेकर क्यों भागा? इसी बीच पुलिस को एक और सुराग मिलता है। घटनास्थल के पास लगे एक पुराने गोदाम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक धुंधली सी फुटेज मिलती है। उसमें दो परछाइयां दिखती हैं, एक लड़का और एक लड़की, जो जल्दी जल्दी वहां से निकलते दिखाई देते हैं। चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन कद काठी कुछ जानी पहचानी सी लगती है। इंस्पेक्टर फुटेज को ध्यान से देखता है। वह कांस्टेबल से कहता है, इस फुटेज को क्लियर करवाओ, मुझे हर एंगल चाहिए। उधर घर में रूही का हाल और भी खराब है। वह बार बार अपने हाथों को देखती है, जैसे अभी भी उस आदमी का खून उन पर लगा हो। उसे याद आता है जब सोहेल ने बंदूक से अपने उंगलियों के निशान मिटाए थे। उसे याद आता है कि उसने उस आदमी को गिरते हुए देखा था। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। सोहेल उसे समझाने की कोशिश करता है, रूही, तुम क्यों इतना सोच रही हो? यह हादसा था, उसने पहले हमला किया था। अगर मैं बंदूक नहीं छीनता तो शायद आज हम में से कोई जिंदा नहीं होता। रूही कांपती आवाज में कहती है, लेकिन सोहेल, अगर पुलिस को पता चल गया कि हम वहां थे तो? अगर किसी ने हमें देख लिया तो? सोहेल कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर भी अब आत्मविश्वास की जगह चिंता दिखने लगती है। किसी ने हमें नहीं देखा, और अगर देखा भी होगा तो पहचान नहीं पाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? उसी समय इंस्पेक्टर रमन को फोन करता है। मिस्टर रमन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रमन का दिल जोर से धड़कने लगता है। वह तुरंत थाने पहुंचता है। इंस्पेक्टर उसे फुटेज दिखाता है। रमन स्क्रीन को ध्यान से देखता है। धुंधली सी तस्वीर, एक लड़की जो घबराकर पीछे मुड़कर देखती है, एक लड़का जो उसका हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। रमन की आंखों में शक की एक हल्की सी लकीर उभरती है। वह खुद से कहता है, नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर धीरे से पूछता है, क्या आपको यह कद-काठी जानी-पहचानी लगती है? रमन तुरंत खुद को संभालता है। फुटेज साफ नहीं है, कुछ कहना मुश्किल है। इंस्पेक्टर गंभीर स्वर में कहता है, हमें शक है कि हत्या के वक्त वहां 2 लोग मौजूद थे और उनमें से एक लड़की थी। हमें उस लड़की की पहचान करनी होगी। रमन के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देता है। उसे डर है कि अगर पुलिस रूही तक पहुंच गई तो उसकी दुनिया बिखर जाएगी। लेकिन सच कब तक छुपेगा? उधर सोहेल अकेले में बैठा कुछ सोच रहा है। उसके दिमाग में एक और योजना चल रही है। वह जानता है कि अगर फोन पुलिस के हाथ लग गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वह तय करता है कि वह उस फोन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन क्या सच को मिटाना इतना आसान है? रात को रूही को एक अनजान मैसेज आता है। सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं। मैंने सब देखा है। रूही के हाथ से फोन गिर जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह घबरा कर सोहेल को बुलाती है। सोहेल, कोई हमें देख रहा था। किसी को सब पता है। सोहेल का चेहरा सफेद पड़ जाता है। कौन हो सकता है? वहां तो कोई नहीं था। लेकिन दोस्तों, कहानी अब और खतरनाक मोड़ ले चुकी है। एक नया गवाह सामने आने वाला है। कोई ऐसा जो उस रात की पूरी सच्चाई जानता है। क्या वह गवाह सामने आएगा? क्या रमन को अपनी ही बेटी पर शक होगा? और क्या सोहेल की अगली चाल सबको और गहरे दलदल में धकेल देगी? अगले भाग में सस्पेंस अपने चरम पर होगा, क्योंकि अब सच और झूठ की लड़ाई शुरू होने वाली है। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार के सामने 2 रास्ते हैं। सच स्वीकार करना या झूठ के सहारे खुद को बचाने की कोशिश करना। लेकिन जब सच्चाई की आहट पास आने लगे तो सबसे मजबूत इंसान भी डगमगा जाता है। रात के उस अनजान मैसेज ने रूही की नींद, उसकी हिम्मत और उसका भरोसा सब छीन लिया है। मैंने सब देखा है। ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे हैं। वह सोहेल से कहती है, अब क्या होगा अगर वह गवाह पुलिस के पास चला गया तो? सोहेल बाहर से शांत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वह भी हिल चुका है। वह कहता है, घबराओ मत। पहले यह पता करते हैं कि मैसेज किसने भेजा है। वह नंबर ट्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर प्राइवेट है, जैसे कोई बहुत सोच समझकर चाल चल रहा हो। उधर पुलिस ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। सीसीटीवी फुटेज को साफ करवाने के बाद एक नई बात सामने आती है। लड़की के हाथ में एक खास तरह का कंगन दिखाई देता है। इंस्पेक्टर उस तस्वीर को झूम करके देखता है और कहता है, यह कोई आम कंगन नहीं है। यह डिजाइन बहुत यूनिक है। उसी वक्त इंस्पेक्टर को याद आता है कि कुछ दिन पहले एक पारिवारिक फंक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी थीं, जिनमें रूही ने वैसा ही कंगन पहना था। शक की सुई अब धीरे धीरे उसी दिशा में घूमने लगती है। इंस्पेक्टर रमन को दोबारा बुलाता है। इस बार उसके सवाल और भी सीधे हैं। मिस्टर रमन, क्या आपकी बेटी उस रात घर पर थी? रमन एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसे याद आता है कि उस रात रूही ने कहा था कि वह अपने कमरे में है। लेकिन क्या वह सच बोल रही थी? उसके मन में तूफान उठता है। एक पिता का दिल अपनी बेटी पर शक नहीं करना चाहता, लेकिन हालात उसे मजबूर कर रहे हैं। घर लौटकर रमन सीधे रूही के कमरे में जाता है। रूही की हालत देखकर वह समझ जाता है कि वह अंदर से टूटी हुई है। वह नरमी से पूछता है, बेटा, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? रूही की आंखें भर आती हैं। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं।
तभी सोहेल वहां आ जाता है और बात को मोड़ देता है। अंकल, रूही पहले से ही बहुत परेशान है। पुलिस का नाम मत लीजिए। वह डर जाती है। रमन सोहेल को ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आती है। रमन के मन में एक नया शक जन्म लेता है। क्या सोहेल इस सब में शामिल है? इसी बीच वही अनजान गवाह दोबारा मैसेज भेजता है। इस बार मैसेज में एक तस्वीर होती है, धुंधली, लेकिन साफ दिख रहा है कि जमीन पर गिरा हुआ आदमी और पास खड़े दो साए। रूही चीख उठती है। वह हमें ब्लैकमेल कर रहा है, फिर से। सोहेल गुस्से में फोन दीवार पर दे मारता है। यह खत्म क्यों नहीं हो रहा? लेकिन असली झटका तब लगता है जब गवाह की तरफ से एक और मैसेज आता है। अगर सच खुद नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा। अब मामला सिर्फ एक हादसे का नहीं रहा, यह एक नई ब्लैकमेलिंग की शुरुआत है। रूही खुद को दो पार्टों के बीच फंसा हुआ महसूस करती है। एक तरफ पुलिस की जांच, दूसरी तरफ यह नया गवाह। उधर इंस्पेक्टर ने चुपचाप रूही और सोहेल की कॉल डिटेल्स निकलवानी शुरू कर दी हैं। उसे पता चलता है कि घटना वाली रात दोनों के फोन की लोकेशन उसी इलाके में थी। अब उसके पास शक करने की ठोस वजह है। अगले दिन पुलिस अचानक घर पहुंचती है। इंस्पेक्टर सख्त आवाज में कहता है, हमें रूही और सोहेल से कुछ सवाल करने हैं। रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोहेल उसकी तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो, डरो मत, मैं हूं। लेकिन क्या वह सच में उसे बचा पाएगा? क्या रूही पुलिस के सवालों का सामना कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, वह गवाह कौन है जो परछाई बनकर हर पल उन्हें देख रहा है? दोस्तों, सस्पेंस अब अपने चरम पर है। सच धीरे धीरे सामने आने लगा है। अब अगला कदम तय करेगा कि यह कहानी किस दिशा में जाएगी। क्या सच उजागर होगा या एक और झूठ उसे ढक देगा? अगर आप तैयार हैं तो अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे, क्या रूही सच कबूल करेगी? क्या सोहेल का खेल खत्म होगा? और क्या रमन अपनी बेटी को बचा पाएगा या कानून अपना काम करेगा? दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। पुलिस घर के दरवाजे पर खड़ी है। इंस्पेक्टर की आंखों में सख्ती है और आवाज में साफ इरादा। अब सच बाहर आएगा। रूही के हाथ ठंडे पड़ चुके हैं। उसका गला सूख रहा है। सोहेल उसके पास खड़ा है, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा है। रमन दरवाजे के पास खड़े होकर इंस्पेक्टर से कहते हैं, अगर पूछताछ करनी है तो यहीं कर लीजिए। इंस्पेक्टर शांत स्वर में जवाब देता है, नहीं मिस्टर रमन, यह मामला गंभीर है। हमें थाने चलकर बयान दर्ज करने होंगे। थाने का माहौल भारी है। रूही कुर्सी पर बैठी है, सामने इंस्पेक्टर। सोहेल अलग कुर्सी पर। रमन और इशिता दूर से सब देख रहे हैं। इंस्पेक्टर पहला सवाल करता है, घटना वाली रात तुम दोनों कहां थे? कुछ पल का सन्नाटा। रूही की आंखें भर आती हैं। वह सोहेल की तरफ देखती है। सोहेल हल्का सा सिर हिलाकर इशारा करता है, कुछ मत बोलो। लेकिन इंस्पेक्टर अगला दांव चलता है। वह टेबल पर एक प्रिंट आउट रखता है, कॉल डिटेल्स और लोकेशन रिपोर्ट। तुम दोनों के फोन उसी जगह की लोकेशन दिखा रहे हैं जहां हत्या हुई। रमन का दिल जैसे टूट जाता है। वह रूही की तरफ देखता है, बेटा, क्या यह सच है? अब रूही का सब्र टूट जाता है। उसके अंदर जमा डर, पछतावा और ग्लानि एक साथ बाहर आ जाते हैं। वह रोते हुए कहती है, हां, हम वहां थे। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सोहेल
तुरंत बोल पड़ता है, लेकिन हमने उसे जानबूझकर नहीं मारा। वह हमें ब्लैकमेल कर रहा था। उसने पहले हमला किया था। इंस्पेक्टर गंभीर स्वर में पूछता है, ब्लैकमेल? किस बात का? रूही कांपती आवाज में पूरी कहानी बता देती है। वीडियो, धमकी, पैसे की मांग, और फिर वह रात जब सब कुछ हाथ से निकल गया। इंस्पेक्टर ध्यान से सुनता है, फिर कहता है, अगर यह आत्मरक्षा थी तो तुमने तुरंत पुलिस को क्यों नहीं बताया? सबूत क्यों मिटाए? यह सवाल सीधा दिल पर वार करता है। सोहेल चुप हो जाता है। इसी बीच दरवाजा खुलता है और एक कांस्टेबल अंदर आता है। सर, जिस नंबर से रूही को मैसेज आ रहे थे वह ट्रेस हो गया है। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ जाती हैं। इंस्पेक्टर पूछता है, कौन है? कांस्टेबल जवाब देता है, वह उसी मरे हुए आदमी का साथी है। असली ब्लैकमेलर वही है। उसने अपने साथी को आगे किया था, और जब हालात बिगड़े तो वह दूर से सब देख रहा था। उसी ने वीडियो भी रिकॉर्ड किया और बाद में मैसेज भेजकर इन्हें डराया। यह सुनते ही सोहेल और रूही एक दूसरे को देखते हैं। मतलब खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। असली गुनहगार अब भी बाहर था। पुलिस तुरंत उस असली ब्लैकमेलर को पकड़ने निकलती है। कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ में वह कबूल करता है कि उसने पैसे ऐंठने के लिए पूरी साजिश रची थी। लेकिन सच यह भी है कि गोली सोहेल के हाथ से चली थी और एक जान गई थी। इंस्पेक्टर साफ शब्दों में कहता है, कानून अपना काम करेगा। आत्मरक्षा और गलती की जांच अदालत में होगी, लेकिन सच छुपाना भी अपराध है। रमन की आंखों में आंसू हैं। वह रूही के पास आता है। बेटा, गलती सबसे होती है, लेकिन सच छुपाने से वह और बड़ी हो जाती है। रूही फूट फूट कर रो पड़ती है। मुझे डर लग रहा था पापा। इशिता उसे गले लगा लेती है। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन आगे से कभी सच से मत भागना। आखिरी दृश्य में सोहेल को पुलिस हिरासत में ले जाया जा रहा है। उसके चेहरे पर पछतावा है। वह पीछे मुड़कर रूही को देखता है, जैसे कहना चाहता हो, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की। रूही वहीं खड़ी रह जाती है, आंखों में आंसू, दिल में अपराध बोध और दिमाग में एक ही सवाल, क्या अगर उस रात वह पुलिस को सब बता देती तो सब कुछ अलग होता? दोस्तों, इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? एक पल का डर, एक गलत फैसला और सच छुपाने की कोशिश, ये सब मिलकर जिंदगी को किस मोड़ पर ले जा सकते हैं, कोई नहीं जानता। सस्पेंस, इमोशन और सच की इस लड़ाई में आखिरकार सच सामने आ ही गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। क्या आगे अदालत में सोहेल को राहत मिलेगी? क्या रूही खुद को माफ कर पाएगी? और क्या यह परिवार फिर से पहले जैसा हो पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, क्योंकि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है।